हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 मैथमेटिक्स की सीक्वेंस सीरीज उसको ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 को क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस बचते हैं यहाँ पे 30, 31 और 32। ठीक है, तो वो तीनों क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर। तो मतलब बैक्टीरिया आप समझ पा रहे हो, ठीक है। छोटी सी चीज़ें होती है वो, मतलब बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल भी होते हैं और कुछ एक खतरनाक भी होते हैं। तो एक जगह इन ए सर्टेन कल्चर, इसका मतलब क्या है कि एक उनका जो भी एरिया है, कल्चर मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि वो कुछ फंक्शन मतलब कुछ मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक कोई कल्चर है, मतलब एक छोटी सी जगह है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो हर 1 घंटे में डबल हो जाते हैं। मतलब एक है तो दो हो जाएंगे 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद में 4 हो जाएंगे, फिर 8, फिर 16, ये ऐसे डबल होते जा रहे हैं। ठीक है। इफ़ देर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए कल्चर ओरिजिनली, मतलब जैसे अभी के टाइम है ना, ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में उस कल्चर में, उस एरिया में, उस छोटी सी जगह में कितने बैक्टीरिया है? 30 बैक्टीरिया है ना, 30। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पूछा है, मतलब 2 घंटे खत्म होने के बाद, या फिर 4 घंटे खत्म हो जाएंगे तब, या फिर एन घंटे जब खत्म हो जाएंगे तब कितने उसके अंदर बैक्टीरिया रहे होंगे, ये हमें बताना है। तो अब अपने वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। समझो कि ये एक एरिया है जिसको आप क्या, ये एक है ना, कोई कोई पोर्शन ले लो, इसको समझ लो कि ये क्या है, कल्चर है। तो कल्चर समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी समझ लो, एक कोई कटोरी है या फिर कुछ भी, एक चम्मच है, उसके ऊपर बैक्टीरिया है। तो समझो कि अभी स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया उसके अंदर? 30 बैक्टीरिया। कितने? 30। ठीक है, 30 बैक्टीरिया एकदम स्टार्टिंग में। समझो, अब इसको ना हम थोड़ा टाइमलाइन पर बना लेते हैं कि ऐसे एक टाइमलाइन है, ये स्टार्टिंग है, यहाँ पर कितने बैक्टीरिया है? 30 है। तो अब जब 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है, इसको समझ लो कि ये क्या है, 1 आवर है, 1 HOUR। फिर ये 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए ये? 2 आवर्स। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 आवर्स। एक और बना लेते हैं यहाँ से लेके 4 तक, ताकि 4 क्वेश्चन में पूछा ना तो वो तो हम डायरेक्ट निकाल ही लें। 4 आवर्स। ठीक है। अब देखो, जब स्टार्टिंग में जब कुछ भी टाइम नहीं था ना, मतलब जैसे हमने काम चालू ही किया, जब जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा उसको, तो 30 बैक्टीरिया हमें घूमते हुए मिले। तो 1 घंटे बाद, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डबल्स, है ना, ये क्या हो जाते हैं? डबल इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में ये क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। तो जैसे ये 30 है तो 1 घंटा हो जाएगा, तो ये कैसे न कैसे करके डबल हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे ना, 1 घंटे बाद 60, 60 हो गए। तो अब उससे अगले 1 घंटे बाद में क्या हो जाएगा? 60 का भी डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 का फिर डबल होगा तो वो 90, ऐसा नहीं। जो अभी है ना प्रेजेंट, उसके जस्ट 1 घंटे बाद में डबल मिलेंगे हमें। तो अभी जैसे यहाँ पर क्या, 1 घंटे बाद के ये 12, ऐसे समझ लो कि ये अभी क्या टाइम हो गया, 10 बजे। तो ये 10 बजे 30 बैक्टीरिया, तो 11 बजे 60 हो जाएंगे, 12 बजे और डबल हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे ये? 60 का डबल 120 हो जाएंगे। फिर 1 बज जाएंगे तो और डबल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 120 का डबल 240। फिर इसका भी डबल कितना हो जाएगा? 480। फिर और आगे जाएंगे तो इसका भी डबल 960, ऐसे होते चले जाएंगे। तो एक चीज़ समझ पा रहे हो कि आप, कि यहाँ पर ये जो 30, 60, 120, 240 और ऐसे चलते जा रहे हैं, ये नंबर्स हैं, है ना। आप बैक्टीरिया भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये नंबर्स है। ये नंबर किस सीक्वेंस में है? AP में है, GP में है, या कुछ और आपको लग रहा है उसमें है? तो देखो समझो, डबल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम ही पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर किस में है। GP बना रहे हैं ना, GP बना रहे हैं। अच्छा, GP है तो कॉमन रेशियो भी होगा। कॉमन रेशियो क्या होगा? डबल हो रहे हैं बैक्टीरिया, तो ऑटोमेटिकली कॉमन रेशियो क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, 60 डिवाइड बाई 30, 120 डिवाइड बाई ये दिस बाई, है ना। तो डबल हो रहे, तो R की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इसमें बोला है कि एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, जैसे यहाँ से लेके यहाँ पे ये 2 घंटे खत्म हो गए यहाँ पर, तो एट द एंड ऑफ 2 आवर्स कितने बैक्टीरिया है? 120 है। एट द एंड ऑफ 4 आवर्स, क्वेश्चन में ये भी पूछा है, तो 4 घंटे खत्म होने के बाद में कितने बैक्टीरिया होंगे? 480 होंगे। ऐसे ही करते करते
एट द एंड ऑफ एन आवर्स, मतलब पता नहीं कितने होंगे, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन आवर्स है, हमें तो एक फॉर्मूला बनाना है एन के लिए, एन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर फिर कितने बैक्टीरिया होंगे ये हमें बताना है। तो ऐसे चक्कर से बढ़िया कि हम थोड़ा इसको जो जीपी पढ़ी है ना उसके अंदर ढाल लें। देखो तो यहाँ पे 30 है ना, तो 30 को तो मैं फर्स्ट टर्म नहीं मान रहा, ठीक, आप इसको समझो इससे क्या फ़ायदा होगा। कुछ ऐसा होना चाहिए ना कनेक्शन की जो पहली टर्म है वो 1 से लिंक्ड हो, दूसरी टर्म फिर 2 से लिंक्ड हो, जो A3 है वो 3 से लिंक्ड हो, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो जैसे 60 है, इसको मैं पहली टर्म मान लेता हूँ, एक जीपी बना लेता हूँ। तो जीपी में जो A1 आएगा, फिर A2 आएगा, फिर A3 आएगा, A4 आएगा, आप कहीं से भी चालू कर लो, वैसे दो दो मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं, ऐसा आएगा। तो A1 को क्या मान लेता हूँ मैं, A1 को समझो कि मैं 60 मान लेता हूँ, 60। क्यों ऐसे A1 को 60 क्यों माना, 30 को 60 क्यों नहीं माना, क्योंकि जो 30 है ना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 30 है, तो वो टाइम बराबर जीरो, फिजिक्स में आता है ना, टी बराबर जीरो पर जब स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब एकदम स्टार्टिंग में 30 थे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे A1 है, नीचे की तरफ 1 आ रहा है, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन दिमाग में बैठे, कैलकुलेशन समझने में भी आसानी हो आगे। तो 1 घंटे बाद 60 हो गया, 2 घंटे बाद 120 हो गया, 3 घंटे बाद 240 हो गया। तो ऐसे फीलिंग आती है ना कि भाई 3 घंटे बाद वाला जो भी डेटा है उसको मैं थर्ड टर्म ही मानूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे इसको 60 को पहला मान रहा हूँ। आप चाहो तो 30 को भी मान सकते हो, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, और लेकिन बीच में कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ से जीपी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये 60 ले लिया, ये 120 ले लिया, है ना, और ये फिर 240 हो ही जाएगा, फिर डबल क्या हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो अब हमें क्या बोला है, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, n घंटे बाद, तो ये इसकी वैल्यू पूछी है। तो एक्चुअली ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो r क्या है, 2, और ये जो पहली टर्म है ये a की वैल्यू क्या है, 60। तो an क्या होगा, an क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n-1 जीपी का फॉर्मूला। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय r कितना है 2, तो 2 की पावर n-1, तो ये क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा, ठीक है। इसको अभी थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करके बता दूंगा आपको। अब क्या बोला देखो, अच्छा यहाँ पे an का मतलब क्या है ये समझ पा रहे हो आप, जैसे a1 का मतलब क्या है 1 घंटे बाद, a2 का क्या मतलब है ये 2 घंटे बाद, a3 का क्या मतलब 3 घंटे बाद। तो an का क्या मतलब हो गया, एट दी एंड ऑफ n आवर्स, ठीक है, n घंटों के बाद में, जब n घंटे खत्म हो गए ना तब इतने होंगे इसके अंदर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली चीज़ एट दी एंड ऑफ, अगर मैं जीपी के तरीके से बताऊं, क्योंकि ये तो आप समझ ही गए कि 2 घंटे बाद 120 आएगा, लेकिन एक बार वो जीपी वाली फीलिंग आनी चाहिए। एट दी एंड ऑफ 2 आवर्स, तो क्या बन जाएगा ये, A2 निकाल लें इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 की पावर 2-1, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 इंटू 60 क्या हो गया 120 आ गया। एट दी एंड ऑफ 4 आवर्स क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 की पावर 4-1, तो 60 इंटू 2 की पावर 3, तो 60 इंटू क्या हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 48 हो गया, 480। फिर लास्ट क्वेश्चन एट दी एंड ऑफ n आवर्स, तो क्या हो जाएगा an, मतलब वही 60 इंटू 2 की पावर n-1। इसमें ऐसा, इसको 60 को ऐसे लिख लूँ 30 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 2 की पावर n-1 है, ठीक है। 60 को मैं 30 इंटू 2 लिख लेता हूँ, तो 2 की पावर 1 यहाँ पे अलग निकल गया, तो 30 इंटू ये n की पावर, ये 2 की पावर कंप्लीट करने के लिए ये एक पावर ये लेके आएगा यहाँ पे n-1, तो ये कुल मिला के 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। जीपी वाली जो टच था उसको लाने के लिए मैं थोड़ा सा ये फॉर्मूला मैंने रख दिया था बीच में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कैसे करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है, व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, क्या है कि भाई इसमें ऐसा बोला है कि भाई आप समझो कि आपने ना 500 रुपये एक बैंक में जमा करा दिए 10 साल के लिए, और 10% कंपाउंडेड वो एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे आपको, है ना। तो इसमें बोला व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स मतलब, अब ये छोटी मोटी चीज़ें ना वो आपको एक बार क्लियर करता हूँ। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी अब उसकी बात आ जाती है, क्योंकि थोड़ा ना हम ऐसे 11th में आते आते इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। जैसे
मुझे लगता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट वाली जो चीज़ें है ना, ये आई थिंक क्लास नंबर 8 में आती है, क्लास 8 के अंदर। तो उसके बाद में 9th में भी नहीं आती है, 10th में भी नहीं आती, 11th में भी नहीं आती, तो हम थोड़ा बहुत दूर हो जाते हैं ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इन सब से ना। तो एक बार मैं आपका क्विक रिवीजन कर देता हूँ इनमें क्या क्या होता है, और एकदम मज़े से समझते हैं इसको। तो दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 500 रुपये, रेट 10% और टाइम अपना 10 साल का है। ठीक है, ये डेटा मैंने वही लिखा है, और यहाँ पे जो भी मैं समझाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब कुछ इसी डेटा के बेसिस पे समझाऊंगा। ठीक है, तो अब बस समझना चालू करते हैं ये क्या सिस्टम होता है। ये देखो, समझो कि ये आप हो, ठीक है, और आपके पास में 500 रुपये हैं, जैसा कि यहाँ पे है प्रिंसिपल। तो आपने क्या किया, अभी के टाइम नाउ आपने वो 500 रुपये लेके गए और बैंक में जाके जमा करा दिया। ठीक है, और तो आप ये जो पैसा बैंक में जमा कराओगे ना अभी इस टाइम नाउ, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल। अब अभी आपने ये 500 रुपये जमा करा दिए, आप उसमें जमा करा रहे हो, तो फिर बैंक उसको पैसे को रखेगा, कुछ ना कुछ यूज में लेगा, है ना, जैसे वो चाहते हैं वैसे। तो अब कुछ ना कुछ अपने काम में लेगा, तो फिर आपको कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए कि भाई आपने 500 रुपये जमा कराया, तो आपको कुछ तो मिलना चाहिए ना, कि भाई आपने मान लो कि एफडी करा दी या कुछ और कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको ऑब्वियसली 500 रुपये से कुछ ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको 500 प्लस कुछ, मतलब 500 प्लस मतलब ऑब्वियसली 500 से ज़्यादा रुपए मिलेंगे आपको। तो ये जो वापस आपको फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा 500 से ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं क्या है, अमाउंट। तो बस इतना सा खेल है प्रिंसिपल और अमाउंट का। जो पैसा अभी हम किसी को दे रहे हैं वो प्रिंसिपल है, और फ्यूचर में जो पैसा वापस लौट के आएगा वो अमाउंट कहलाता है। अब दोस्तों अमाउंट जो होता है वो जनरली दो तरीके से अपने पास में वापस आ सकता है। कैसे, प्रिंसिपल, अब ऑब्वियसली अमाउंट जो है प्रिंसिपल से ज़्यादा ही होगा, तो जो अमाउंट है वो दो तरीके से आ सकता है कि प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल में क्या कुछ ना कुछ जुड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो कई बार यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है, और या फिर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से पैसा देते हो तो, या फिर क्या होगा, प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब 500 प्लस या तो सिंपल इंटरेस्ट में जुड़ेगा, वो पहले साइन वाइन करेंगे कि भाई हाँ भाई हम आपको जब पैसा लौटाएंगे ना तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के देंगे, या फिर पैसा लौटाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के देंगे। तो यहाँ पे 500 प्लस या तो SI होगा या CI होगा। अब SI और CI का खेल समझते हैं, यहाँ पे कौन सा मज़ेदार चीज़ है वो देखते हैं। तो देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं सबसे पहले। इसमें वही चीज़ है कि ये तो मैटर करेगा ही करेगा कि आप अगर ज़्यादा पैसा जमा कराओगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम पैसा जमा कराओगे तो कम मिलेगा ना। तो प्रिंसिपल में वही ले रहा हूँ, P बराबर कितना ले लिया मैंने, 500 रुपये ले लिए, और जो रेट है जिस दर से वो पैसे बढ़ेंगे वो रेट कितनी है यहाँ पे 10% है, और जो टाइम है वो 10 साल, वो तो चलो छोड़ो, हम ईयर बाय ईयर देखेंगे, पहली साल क्या होगा दूसरी साल क्या होगा। तो अभी मैं 10 ईयर पे नहीं जा रहा, हाँ रेट वही रख रहा हूँ मैं सेम टू सेम। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले ऐसा है कि जैसे यहाँ पर आपने 500 रुपये इनको दिए बैंक को। अब अगर 1 साल हो जाती है तो क्या होगा, देखो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, आपको वापस मिलेंगे पैसे। अगर आपने 1 साल के लिए दिए हैं तो क्या होगा, आपको 500 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो यार मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि वो तो उस पैसे में से भी अगर कुछ कम हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा देने का। तो 500 रुपये तो वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा और मिलेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में यही चलता रहता है कि आपको यहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको 10% मिलेगा 500 रुपये का। कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ₹500 का 10%। ठीक है, अब परसेंट निकालना आता है, कैसे निकालते हैं हम, 10% कैसे निकालेंगे, 500 को हम 10% मतलब 10/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करते हैं एक बार इसको, तो 500 रुपये तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा जो आपको मुनाफा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, वो ये है। तो 00 से ये 2 0 कट जाएंगे, 5 × 10 कितना हो गया, 50 हो गया। तो कितने रुपए होंगे ये, 550 रुपये होंगे। ठीक है, तो अगर आप 1 साल के लिए जमा कराते हो तो फिर आपको 550 मिल जाएंगे 1 साल ख़त्म होते होते इस हिसाब से। लेकिन कई बार हम ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं, तो चलो 2 साल के लिए अब सोचते हैं कि आफ्टर 2 ईयर, अब यहाँ पे 2 साल लगा लेते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा। देखो ऑब्वियसली 500 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर 2 साल के लिए लगाया है तो यहाँ पर पहली साल का ब्याज, फिर दूसरी साल का ब्याज वो भी आपको मिलना चाहिए। पहली साल का ब्याज क्या होगा, अच्छा यहाँ पर देखो ब्याज मतलब वो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में बस ये चीज़ है यहाँ पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती है, लेकिन हाँ पैसे कम मिलते हैं।
कैसे, देखो जो भी इंटरेस्ट है, पहली साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, वो हमेशा जो हमने पैसे दिए थे ना स्टार्टिंग में 500 रुपये दिए, बस इसी पे काउंट करेंगे। मतलब पहली साल ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि अब हमने 2 साल के लिए दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 500 का 10%, यहाँ पर 500 का 10%, ठीक है। तो यहाँ पर वही 500 का 10% सोल्व किया था हमने, ये कितना आ गया, 50 आ गया, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे कोई चेंज होता नहीं है, आप कितनी भी साल आगे फिर करते रहो, एक बार आपका ये प्रिंसिपल जो आपने दिया है वो और रेट फिक्स होगी ना, तो आप खुद से ही कैलकुलेशन करके बैठ सकते हो कि हाँ भाई हमें हर साल इतने ही रुपए मिलेंगे फिक्स। इक्वल टू कितना हो गया ये, 500 ये कितना हो गया, 600 हो गया ना, टोटल मिला के 600 हो गया ये, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद में आपको ये पिछले वाले 550 ही मिलेंगे, 600 भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप 2 साल के बाद में ये वाला हिसाब किताब मिलेगा। नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप पैसा दे रहे हो, इधर देखो ये आपने पैसा दिया 500 रुपये, जो आपको वापस मिलेगा वो अमाउंट कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप ये 500 दे रहे हो, तो ये तो है प्रिंसिपल जो आपने दिया बैंक को। बैंक ने क्या दिया, 1 साल के बाद 550 रुपये देगा, या फिर अगर आप 1 साल बाद नहीं निकलवाते, 2 साल बाद निकलवाते हो, तो फिर आपको 600 रुपये मिलेंगे। ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इधर ये अमाउंट आपको मिलता रहेगा, ब्याज उसमें जुड़ता रहेगा एक्स्ट्रा। चलो 1 साल और बात करते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स। तो अब तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, 500, फिर 50 रुपये पहली साल का ब्याज, 50 रुपये अगले साल का इंटरेस्ट, फिर उससे अगले साल का भी 50 रुपये ही आएगा, क्योंकि इसमें बदलता नहीं है। तो कितना आंसर आ गया ये, 650 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ये जो भी मैंने लिखा है, ये सब का सब क्या है, दिस इज़ अमाउंट, ये आपको वापस मिलेगा फ्यूचर में। और ये जो 500 500 500 है, ये चीज़ क्या है, ये आपने जो दिया था स्टार्टिंग में प्रिंसिपल, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ये सब आपको क्या मिल रहा है, ये इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट देखो यहाँ पे सेम ही है, 50-50, या फिर 3 साल हो तो 50-50, 100 साल भी हो तो 50-50, 100 साल में उतना हो जाएगा। तो ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस आपको यहाँ पे फ़र्क दिखाई देगा, देखना अभी। तो सिंपल इंटरेस्ट की आप ये कमी भी मान सकते हो अभी, और कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा सिंपल इंटरेस्ट में क्या कमी है, ठीक है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं, फिर बाद में आपको कंपैरिजन बताऊंगा, मज़ा आएगा उसमें। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, और अब यहाँ पे मैंने वही प्रिंसिपल वापस वही लिया है, 500 रुपये जमा कराने वाला, और रेट अपनी क्या है, 10%। अब देखना यहाँ पे कहाँ फ़र्क दिखाई देता है। पहली साल के बाद आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा, मतलब इसमें दूसरी साल ख़त्म हो जाएगी तब पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना क्या बढ़ता जा रहा है। फिर तीसरी साल से ऐसे करते करते 10-15 साल बाद में तो आपको बहुत खतरनाक अंतर दिखाई देगा, ठीक है। ये पता नहीं किसने कहा था, शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, इतना खतरनाक है। अगर आप भी समझोगे, जो बच्चे अभी होशियार है और साथ ही साथ धीरे धीरे जो आगे बढ़ के जो पैसा आपके पास आने लगेगा ना, तब आप जब रिसर्च करोगे यार पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तब आपको पता चलेगा यार कि कंपाउंड इंटरेस्ट जहाँ जहाँ मिलता है ना, वो सबसे तगड़ी चीज़ है, उसमें टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। तो वो फ्यूचर की बात है, आप समझना, रिसर्च करना, जब भी आपके पास पैसा आए उसको अच्छे से इन्वेस्ट करना कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा। अगर आप 1 साल के बाद ही पैसा वापस निकलवा लेते हो तो क्या होगा, आपको वो 500 रुपये तो मिलेंगे जो प्रिंसिपल है, साथ में कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। फ़ायदा क्या होगा, वही इंटरेस्ट, कितना, 10% है, तो आपको यहाँ पर 10% ऑफ वो ₹500 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 500 क्या हो गया, 500 इंटू 10/10, सॉरी ये 100 हो गया, इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना, इससे ये कट गया, तो 5 इंटू 10 50 हो गया ये, तो 500 प्लस 50, तो आंसर कितना आएगा इसका, 550 है ना, 550 ऐसा हो गया। तो ये 550 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब तो आपको कोई इसमें तो कोई अंतर दिख नहीं रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमें पहली साल जब ख़त्म हुई थी तो हमें 550 रुपये मिलने वाले थे, इसमें भी वही है ऐसे 550। तो अब जैसे समझो कि हम एक चीज़ होती है ना, टाइम की भी तो कुछ वैल्यू होती है, तो वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे दिखाई देती है। एक बार समझो, एक बार मैं बताता हूँ यहाँ पे, आफ्टर 2 ईयर्स, देखो 2 साल बाद क्या होगा। अब टाइम की वैल्यू को समझो कि आप 500 रुपये, एक बंदा है जो 1 साल के लिए दे रहा है बैंक में, एक बंदा 500 रुपये 2 साल के लिए दे रहा है, 3 साल के लिए दे रहा है। तो जो ज़्यादा टाइम के लिए दे रहा है उसको एक रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए ना, कुछ इनाम भी मिलना चाहिए ना, मतलब कुछ
जो एक साल के लिए दे रहा है, एक साल दिया वापस निकालिए, एक साल दिया वापस निकालिए, तो वो 500 50 रुपये का फ़ायदा हो, ऐसा थोड़ी ज़रूरी है। जो बंदा ज़्यादा टाइम के लिए पैसे रख रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, तो उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे बढ़िया है। तो देखो क्या होगा, जो आपने दिया प्रिंसिपल वो तो मिलेगा 500 रुपये प्लस। अच्छा ये देखो कि जो पहली साल का जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये दूसरी साल में क्या किया था 500, फिर 50 पहली साल का इंटरेस्ट, दूसरी साल का 50, तो ऐसे 100 रुपये और उसमें बढ़ गए थे, तो 600 रुपये हो गए थे। ऐसे यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये पहली साल का कितना था 50, फिर अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि भाई दूसरे साल के बाद में क्या होगा। तो होगा क्या, उसमें तो क्या किया था हमने, यहाँ पे जब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला था तो 500 का ही 10% बढ़ा दिया था। लेकिन फिर इनाम किस बात की हुई भाई, जब जैसे समझो अभी आपने पैसा दिया, फिर ये एक साल हो गया, यहाँ पे एक साल, फिर इसके बाद में ये एक और साल हो गई, तो यहाँ पे 2 साल हो गई। तो इस टाइम जो पैसा पड़ा है बैंक के पास में, वो एक तो 500 रुपये जो दिए थे वो पड़े, फिर इस बीच में जो 50 रुपये बढ़ गए थे वो भी तो पड़े। तो यहाँ पे इस दौरान, इस वक्त के दौरान यहाँ पे कितने रुपए बैंक के पास पड़े, 500 तो अपने वाले और 50 रुपये वो वाले। तो इस टाइम बैंक उन टोटल 550 रुपये का फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10% मिलेंगे, 10% ऑफ, रेट चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, किसके 10% मिलेंगे, वो 500 रुपये स्टार्टिंग वाले और 50 रुपये जो एक साल में इकट्ठा हो गया वो। तो टोटल कितना हो गया, 550 रुपये पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो गया ये 550 का 10%, 550 इंटू 10/100 इक्वल टू, सोल्व करते हैं, 500 रुपये इंटरेस्ट, 500 रुपये आपका प्रिंसिपल, फिर 50 रुपये पहली साल का इंटरेस्ट। इसको सोल्व करेंगे तो एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, तो 55 इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फ़र्क दिखा ना, वहाँ पर 500 प्लस 50 था, यहाँ पे 55 हो गया, 55। तो टोटल कितना हो गया, 605 हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर 2 साल के बाद कितना था 600 रुपये, यहाँ पे क्या हो गया 605 रुपये हो गए, ठीक है। तो आप समझो कि यहाँ पे ये तो कम पैसे हैं तो कम ही दिखेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा 1-2 लाख 3 लाख 5 लाख 50 लाख लगाओगे तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें अंतर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, जैसे आप किसी को पैसे देते हो, आप अपने दोस्त को पैसे देते हो, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के तहत पैसे देते हो 500 रुपये, तो वैसे तो दोस्ती में चलता नहीं है इंटरेस्ट वगैरह, वो कहते 500 रुपये, वो हो सकता है कि 2-3 साल 10 साल बाद में वो 500 रुपये ही दे, या फिर भूल जाए दे ही ना, तो ये तो होता रहता है। लेकिन जैसे कोई आप फॉर्मल रिलेशन रखते हो किसी से, तो आप उसको इंटरेस्ट या पड़ोसी को देते हो, तो 500 रुपये अगर सिंपल इंटरेस्ट देते हो, लेकिन आपका जो भी दोस्त है जिसको आप देते हो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे है कि पैसे देने में कंजूसी बरतता है, बस हाँ इंटरेस्ट देता रहता है, तो क्या करेगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट में तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 500 रुपये उसको देने हैं आपने, ये समझ लो कि ये आपका दोस्त है, आपने 500 रुपये उसको दिए, वो आपको फिर 500 प्लस कुछ ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट में उसको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हर साल उसको क्या कहना, आप जाओगे पैसे मांग ले, लो भाई 50 रुपये, लो भाई 50 रुपये, पहली साल 50 रुपये, दूसरे साल लो भाई 50 रुपये, तीसरे साल 50 रुपये, है ना, ऐसा देता रहेगा। लेकिन आपको वो 500 रुपये या फिर ये पूरे अमाउंट देने में उसको तकलीफ होगी नहीं। लेकिन अब जब आप बोलोगे कि नहीं मैं पैसे दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत, तब उसको फिर टेंशन होगी। कैसे, 500 रुपये 50, यहाँ तक तो उसको टेंशन होगी नहीं, यहाँ पर टेंशन थोड़ी सी होगी, क्योंकि इस बार ये कितना रुपये हो गया, 500 प्लस 50 प्लस 55 हो गया ना। अगली बार इस बार उसने 55 रुपये देने पड़े उसको, 50 नहीं काम चल रहा। अब अगली साल और भी ज़्यादा टेंशन होगी। देखो थर्ड साल पे आते हैं, थर्ड ईयर पर आते हैं, आफ्टर 3 इयर्स 500 रुपये स्टार्टिंग वाले, 50 रुपये पहली साल का इंटरेस्ट, दूसरी साल का इंटरेस्ट यहाँ पर कितना था 55 रुपये, तो 55। तीसरी साल का इंटरेस्ट अब कैलकुलेट करेंगे क्योंकि तीसरी साल अभी ख़त्म हुई है। तो यहाँ पर किस पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पर किस पर इंटरेस्ट लगा था, इन दोनों पे लगा था। पिछली हिस्ट्री है ना, पूरी पर लगा दो इंटरेस्ट, तब उसको टेंशन होगी। यहाँ पे 10% लगेगा ऑफ व्हाट, इन सब पर, जो भी हिसाब पुराना इकट्ठा हो गया ना उस पर भी लगेगा। वो इकट्ठा क्यों कर रहा है, उसको कुछ तो मतलब सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, कि इतने दिन हो गए पैसे क्यों नहीं दिए। तो इस पूरे पर लगाएंगे, मतलब किस पर, 605 रुपये पर लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन करेंगे, 605 इंटू 10/100 कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 605/10, तो ये 60.5 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करें, 500 रुपये ओरिजिनल, 50 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट, 55 रुपये दूसरे साल का इंटरेस्ट, 60.5 इसका इंटरेस्ट। तो टोटल जब सोल्व करेंगे तो 650 में ये 60.5 और बढ़ गया, तो 665.5
इतने रुपए उसके इकट्ठे हो जाएंगे अगर वो 3 साल तक वेट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे अंतर दिखेगा आपको। जब 3 साल सिंपल इंटरेस्ट में मैंने पैसा दिया था तो उसको 650 रुपये ही देने थे। जब कंपाउंड इंटरेस्ट से उसको हम देंगे पैसे तो 3 साल के बाद में उसको 665.5, मतलब कितना अंतर हो गया, ये 665.5 है और ये 650 है, तो करीबन 15 रुपये और भी ज़्यादा हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये फ़ायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अगर आप ऐसा 10 साल के लिए करोगे तो बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हमें मिल जाएगा। तो एक बार इनको है ना कंपेरिजन से देख लेते हैं, कंपेरिजन में क्या फ़र्क मिलेगा वो एक बार और देख लेते हैं हम। दोस्तों इस टेबल को फिल कर लेते हैं हम कंपेरिजन के लिए। प्रिंसिपल वही 500 रुपये और रेट कितना है 10%, अमाउंट बाय सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट मतलब समझ रहे हो, मैं अमाउंट वर्ड क्यों यूज में ले रहा हूँ, SICI क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो क्वेश्चन भी इसी के बारे में जिक्र कर रहा है। यहाँ पे बोला है व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स, 10 साल के बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब कुल मिला के जो अपना प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट मिला के कितना हमें पैसा मिलेगा उसकी बात की जा रही है। तो एक बार मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाली टेबल फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या था, ये अमाउंट ये मैं उधर फिल कर लेता हूँ। तो ये 550 रुपये, फिर 600, फिर 650, ऐसा चलता चला जाएगा। यहाँ पे ये रुपीज़ में है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में कितना अमाउंट होगा, यहाँ पे ये अमाउंट, तो देखो कितना होगा। यहाँ पर क्या क्या आया था अपना आंसर, पहले 550, फिर 605, फिर 665.5, तो यहाँ पे ये रुपीज़ में है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हमें फ़ायदा ही होता है अगर हम दे रहे हैं तो, अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो फिर हमें घाटा होगा। तो अब देखो यहाँ पर है ना क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आ रहा है तो ये जो क्वेश्चन है ये AP का होगा। किसका होगा, AP का। देखो पहले 500 रुपये, फिर 550, 50 रुपये बढ़ गए, फिर 50 रुपये बढ़ गए, फिर 50 रुपये बढ़ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो वो समझ आना AP का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है तो ये एक GP का क्वेश्चन है, जैसा कि अपनी एक्सरसाइज में हो रहा है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसको GP के तरीके से कैसे सोल्व करें। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है ना P×1+R/100 अपॉन इसकी होल पावर n। ये लगाओगे तो जो पीछे की तरफ आंसर दे रखा है वो एक मतलब एक चुटकी में आंसर आ जाएगा उसका, ये वाला इस फॉर्मूले से। लेकिन ये GP ही है, ऐसा नहीं लग रहा आपको A×R⁻n-1 पावर वार तो है ही ना यहाँ पर। तो ये वही चीज़ से वहीं से ये मतलब इंस्पायर होकर ये फॉर्मूला बनता है। खैर हमें तो GP के तरीके से करना, अगर वो लगा देंगे तो फिर हम GP नहीं समझ पाएंगे। तो अपना क्वेश्चन जो है, अपना क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से लिंक्ड है, इसी क्वेश्चन के तहत हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। ये एक GP है। एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। अमाउंट की लिस्ट बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले अमाउंट कितना मिला, ये अपना क्वेश्चन है ना, ये अपना क्वेश्चन नहीं है, ये इसके तहत हमें काम करना है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बोला उसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ बोला है, इसके अंदर एक वर्ड यूज में ले रखा है, देखो कंपाउंडेड एनुअली, ऐसा वर्ड आ जाए तो समझ लेना कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, सबसे पहले पहली साल के बाद में 550, अगली साल के बाद में 605 रुपये, फिर 665.5, ऐसा चलता चला जा रहा है। GP कैसे हैं आप देखो, एक GP है तो फिर R भी होगा। ठीक है, यहाँ पे R देखो क्या होगा, तो R के लिए आप क्या करो, यहाँ पे कैलकुलेशन करो। पहली साल ऐसा समझ लो, ये पहली साल के बाद में A1 है ना, आफ्टर 1 ईयर तो A1 हो गया, अमाउंट A1। ऐसे आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट कितना हो गया, इसको हम A2 मान लेते हैं। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स ये क्या हो गया, इसको A3 मान लेते हैं। कॉमन रेशियो आएगा GP आएगी, पक्का GP आएगी। कैसे, आप A2/A1 करो, कितना आएगा 605 अपॉन यहाँ पे 550। यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर हम करें तो इनको सबसे पहले मैं 11 से कट करता हूँ, तो 11 से कट करेंगे तो ये 50 बच जाएगा। यहाँ से 11 से कट करेंगे तो ये 11 5 जा 55 का 5, फिर 5 5 55, फिर हो गया तो ये 5 हो गया। 5 से कट करें तो ये मिलेगा हमें 10, 5 से इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा 11, तो 11/10 हो गया। ये यहाँ पे आएगा। आप जब इसको सोल्व करोगे ना, दिस अपॉन दिस करोगे, मतलब ऐसे 665.5 अपॉन ये करोगे 605, तब इसका इस R का आंसर ये भी यही आएगा, 11/10 आएगा। ठीक है, अच्छा इसको क्या बन गया 11/10 मतलब 1.1 बन गया। ठीक है, 1.1, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या है 1.1, ये कॉमन रेशियो है। तो ये है A1, ये है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ये है अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ऐसे करते करते हमें क्या बताना है, इसके अंदर क्या बोला है, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स है ना, क्वेश्चन के अंदर 10 साल के लिए बोला तो हमें A10 निकालना है।
तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 10-1 जीपी के तरीके से, अकॉर्डिंग टू जीपी। मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ये लगाओगे तो आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लगाओगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, पैसे तो मिल जाएंगे। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 550 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 1.1 की पावर कितनी है यहाँ पे 10-1। तो 10-1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10-1 हो गया अपना 9 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व अब क्या करेंगे, या तो ऐसे रहने दो, लेकिन मुझे लगता है पीछे की तरफ जो आंसर दे रखा है वो थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, तो हम अगर उसकी तरह अरेंज करना है, क्योंकि उसमें शायद कुछ ऐसा दे रखा होगा 500 इंटू 1.1 की पावर कितनी है 10 ऐसा। तो ये दोनों सेम ही बात है, जब आप इसको सोल्व करोगे तब भी ये मिलेगा। कैसे, इसको सोल्व करके देखो एक बार, इसको ऐसा कर लो 1.1 की पावर 9 तो अलग और 1.1 अलग निकाल लो और यहाँ पे 500 अलग निकाल लो। ठीक है, ये ऐसे हो गया। इसको सोल्व करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को, तो आपको ये मिल जाएगा वापस 550, और वो तो है ना अलग से। तो ये दोनों बात एक ही है, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला इफ़ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स होंगे, उन दोनों रूट्स का अर्थमेटिक मीन तो होगा 8 और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा 5 रेस्पेक्टिवली। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, हम चाहे तो वो नंबर भी बता सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें बतानी है। तो देखो दोस्तों, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं पता, तो क्या करें, मान लेते हैं x1 एंड x2। ठीक है, अब मैंने एक बार पहले भी जब क्वेश्चन नंबर 29 बताया था ना, 29, तभी मैंने डिस्कस किया था कि 29 समझना है तो 32 समझ लो, या फिर 32 समझना है तो 29 समझ लो, दोनों आपस में लिंक्ड है। उसमें भी मैंने अच्छे से बताया था, इसमें भी हम देखेंगे। तो बोला क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स है उनका अर्थमेटिक मीन दे रखा है 8, उनका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 5। लेकिन कुछ अपने पास में हैंड में भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि मतलब सोल्व कैसे करें। तो रूट्स मैंने मान लिए, ये मैंने अज्यूम कर लिए, लेट कि कोई जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है x1 एंड x2, तो अर्थमेटिक मीन क्या है उनका 8। तो अब हम खुद के तरीके से जो हमने माना ना उस तरीके से निकालेंगे। x1 x2 का जो कि रूट्स है, रूट्स का AM क्या होगा x1 प्लस x2/2, और यहाँ पर GM रूट्स क्या है x1 x2, उनका GM क्या होगा √x1 इंटू x2। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये दो जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16। 16 बराबर क्या आ गया x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 बराबर 16 में यहाँ पे लिख लेता हूँ मॉडिफाई करके। इधर की तरफ ये x1 इंटू x2 चाहिए, तो ये जो अंडर रूट है ये हटाऊंगा मैं, उधर भेजूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा x1 इंटू x2, उधर जाके 5 का स्क्वायर हो गया तो कितना आएगा 25 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि x1 x2 रूट्स है, x1 प्लस x2 क्या हो गया सम ऑफ रूट्स, x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और जब हमें ये दो चीज़ें मिल जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनती है कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ रूट्स मतलब x1 प्लस x2 आएगा जो कि हमने माने हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब x1 इंटू x2 आएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 कितना है 16, प्लस यहाँ पे x भी आएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 कितना है 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का अर्थमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी जीपी भी यहाँ पर ख़त्म हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं और जो एक्सरसाइज 9.4 है ना उसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में हम 9.4 के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।